बात करते हैं सिंह शीर्ष। सारनाथ, लगभग सारी बातें इसकी पढ़ ली थी अपन ने सिंह शीर्ष की, सारनाथ की। ठीक है, और देखते हैं। देखो कहां से प्राप्त हुआ ये, वाराणसी। वाराणसी के निकट सारनाथ से, वाराणसी के निकट सारनाथ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बुद्ध के प्रथम उपदेश की याद में, देखो क्यों बनवाया गया था, कहाँ स्थित है, क्यों बनवाया गया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश की याद में अशोक ने बनवाया था। क्यों व किसने, देखो अपन ने बात की कहाँ, वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। क्यों व किसने बनवाया, बुद्ध के प्रथम उपदेश की याद में, और किसने बनाया, अशोक ने बनवाया। बुद्ध की प्रथम उपदेश, अब देखो बुद्ध का उपदेश क्या था, बुद्ध का उपदेश था, बुद्ध जब गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, और गौतम बुद्ध से क्या बने, वो भगवान बुद्ध। तब ये जो महाप्रयाण था, हम चक्र प्रवर्तन, हम चक्र प्रवर्तन मुद्रा जो थी। अब धम्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है कि किसी एक साधारण व्यक्ति से, किसी भगवान के रूप में प्रवेश करना, या किसी एक साधारण व्यक्ति से एक भगवान के रूप में लोगों को उपदेश देना, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहलाती है। धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। और इसी के अंतर्गत भगवान गौतम बुद्ध जो थे वो भगवान बुद्ध के रूप में रूपांतरित हुए थे। और इसी समय का जिक्र करने के लिए ये देखो धम्म चक्र प्रवर्तन, इसीलिए इस सारनाथ के स्तंभ में चक्रों का निर्माण भी किया गया था, चक्र वगैरह भी बनाए गए थे। वो इनका मुख्य कारण यही था कि धम्म चक्र परिवर्तन, कि उस समय कौन सा ऐसा चक्र परिवर्तन हुआ था जिससे कि गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध में परिवर्तित हुए थे। ये वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है, और बुद्ध के प्रथम उपदेश की याद में सम्राट अशोक ने इसको निर्मित करवाया था। देखो आगे, शीर्ष में बने ढोल पर पशु आकृतियां दक्षिण में गति कर रही हैं। देखो जो ढोल जो अपन ने बताया था, उसमें 4 पशु आकृतियां बनाई थी, कौन सी, सिंह, हिरण, शेर और हाथी, 4 आकृतियां थी। इन चारों आकृतियों को जो बनाया गया है, इनको दक्षिण में दौड़ते हुए बनाया है, दक्षिण में दौड़ते हुए बनाया है, दक्षिण में दौड़ते हुए बनाया है इनको। किनको, 4 जो आकृतियां हैं, जो ढोल बनाया गया है इस पे, जिसके ऊपर सिंह शीर्ष टिका हुआ है, ढोल बनाया है, ढोल का निर्माण किया गया है, उसमें दक्षिण में दौड़ते हुए 4 पशु आकृतियां बनाई है, जिसमें हाथी है, घोड़ा है, सिंह है और हिरण है। ये 4 आकृतियां हैं। इन चारों आकृतियों को दक्षिण दिशा में दौड़ते हुए बनाया गया है। इन चारों आकृतियों के पास में 4 कौन सी, चक्र आकृतियां भी बनी हुई, 4 चक्र आकृतियां बनी हुई है। और वो चक्र आकृतियों में 24 आरे हैं। कितने आरे बने हुए हैं, 24 आरे बने हुए हैं। ऐसे 24 आरे बने हुए हैं। तो ये जो 24 आरे हैं, ये 24 प्रहरों का प्रहर होते हैं, 24 घंटे, उनको ये प्रदर्शित करते हैं। तो ये ऐसा कुछ बनाया गया है किसमें, सारनाथ के सिंह शीर्ष में। ठीक है, देखो जो अपन ये पढ़ रहे हैं सब, ये समझ में आ रहा है ना आपके, ठीक है। देखो धर्म चक्र सारनाथ के स्थानीय संग्रहालय में सुरक्षित है। जो धर्म चक्र है, ये जो
आकृतियां बनी हुई थी, अपन ने पढ़ा था कि सारनाथ की सिंह आकृतियां बनी हुई हैं। इन आकृतियों के ऊपर एक चक्र और रखा हुआ था। इन आकृतियों के ऊपर एक चक्र और रखा हुआ था। अपन ने बात की थी कि 4 सिंह बने हुए हैं, उन सिंह के ऊपर भी एक गोल चक्र रखा हुआ था जिसमें 24 आ रहे थे। वो चक्र टूटी फूटी अवस्था में प्राप्त हुआ था, लेकिन आज भी वो सुरक्षित है। और वो कहाँ रखा हुआ है? सारनाथ संग्रहालय में। संग्रहालय में रखा है या सुरक्षित है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि इसका जो चक्र है वो कहाँ सुरक्षित है, किस जगह पे रखा हुआ है? सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ है ये सारनाथ? यूपी में। यूपी क्षेत्र में आता है वाराणसी में। सारनाथ। वाराणसी यूपी क्षेत्र में। ये कहाँ रखा हुआ है? सारनाथ संग्रहालय में एक चक्र रखा हुआ है। इसके आगे देखो, यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये तो आपको याद है ही, ये और भारत की बात याद रखेंगे। ये राष्ट्रीय चिन्ह भी बनाया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह, ये राष्ट्रीय चिन्ह है क्या? सिंह शीर्ष। अब देखो, सिंह शीर्ष में अपन ने पढ़ा था कि जो पूरा सिंह शीर्ष बना हुआ है उसमें से सिर्फ सिंह वाला जो हिस्सा है जिसमें 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं, उसी हिस्से को क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि पूरा सारनाथ का स्तंभ पूरा ही लेके उसको राष्ट्रीय चिन्ह बना दिया, नहीं। राष्ट्रीय चिन्ह बनाया है, लेकिन किसको? सिर्फ सिंह शीर्ष को। और वो सिंह शीर्ष जो ऊपर की ओर रखा हुआ है, ऊपर की ओर बना हुआ है, वो सिंह शीर्ष जो है वो क्या है? राष्ट्रीय संग्रहालय में जो सुरक्षित है आज भी। जो चिन्ह अपने को बनाया गया है, वो चिन्ह जो बनाया गया है ना, उसको राष्ट्रीय चिन्ह तो बना दिया, लेकिन ऐसा थोड़ी उसी को उठा के लगा दिया, नहीं। जहां भी ये राष्ट्रीय चिन्ह बने हुए दिखते हैं अपने को, ये नए बनाए हुए हैं। लेकिन जो ओरिजिनल राष्ट्रीय संग्रहालय का वो है, वो सारनाथ के संग्रहालय में वह भी सुरक्षित है। समझे होंगे आप कि जो सिंह शीर्ष अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में प्रतिपादित किए गए हैं, उसको प्रतिपादित किया गया है, उसको भी क्या किया गया है? यहाँ कहाँ पे? सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है आज भी। और ये सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, कोई समस्या है क्या यहाँ तक? राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है इसको। इसके अलावा देखो, प्रतिमा की सतह या देखो, जो ये स्तंभ पूरा बनाया गया है, इसकी सतह पूरी, सतह जो है पूरी चिकनी बनाई गई है। प्लेन, बिल्कुल चिकनी सतह। क्यों बनाई गई है? क्योंकि इस पे ओपदार पॉलिश की गई है। ओपदार पॉलिश, ओपदार पॉलिश की गई। ओपदार पॉलिश का मतलब होता है कि चमड़े से घिसा गया है खूब इसको, खूब इसको चमड़े से घिसा गया है, और चमड़े से घिस के फिर बनाया गया है इसको। चमड़े से किसको घिसा गया है? मूर्तियों को। जितने भी पहले मूर्तियां, और खास तौर पर मौर्य काल में सम्राट अशोक के समय में जितने भी मूर्तियां स्तंभ बने हुए हैं, ये बहुत चिकनी अवस्था में है। और बहुत चिकने, जैसे तो आप उनको देखेंगे तो ये सोचेंगे कि ये आज ही बनाया हुआ है, आज ही इसका निर्माण किया हुआ है। इतनी चिकनी सतह है उनकी, प्लेन सतह है उनकी, चमकीली सतह है उनकी। वो क्यों है? क्योंकि जैसे ही मूर्तियों का निर्माण किया जाता था, उनका निर्माण करके और फिर उस पे औपदार पॉलिश, या तो पॉलिश की जाती थी या फिर चमड़े से उसको घिसा जाता था। पूरे को, पूरी मूर्ति श्रृंखला को चमड़े से घिसा जाता था। देख लो आप, तो चमड़े से जब घिसा जाता था तो उसमें बहुत अच्छी चमक आती थी, और वो चमक औपदार पॉलिश है। और वो चमक आज भी राष्ट्रीय चिन्ह जो है उसमें सुरक्षित है। जो अपना स्तंभ चिन्ह सिंह शीर्ष है वो सुरक्षित है आज भी। देखो आगे, प्रतिमा की सतह अत्यधिक चिकनी है, ये अपने पढ़ ही लिया। इसके बाद में पढ़ा अपने कि पोलिस मौर्य काल मूर्तिकला की विशेषता है। देखो, ये जो पोलिस की गई है मूर्तियों पे, ये पोलिस मौर्यकालीन मूर्तिकला की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है। मौर्यकालीन, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। मौर्यकालीन मूर्तिकला की सर्वश्रेष्ठ, हाँ, सर्वश्रेष्ठ
विशेषता है ये। देखो, जो ओपदार पॉलिश की गई है, अपन ने बताया कि जिससे उस शैली में चिकनाहट आई है, उस शैली में जो सिंह शीर्ष है वो आज भी चमक दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि उसमें ओपदार पॉलिश की गई थी। ओपदार पॉलिश का मतलब उसको या तो चमड़े से घिसा गया था, तो वो जो घिसाई होती थी उसकी, ये पॉलिश मौर्यकालीन मूर्तिकला की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है। अपन ने पहले बात की है कि हर एक विशेषता में, हर एक मूर्ति में, हर एक स्तंभ में मौर्य काल में चमड़े से घिसाई करके उसकी बहुत अच्छी पॉलिश की गई है, जो इसकी सर्वश्रेष्ठ विशेषता मानी जाती है। सर्वश्रेष्ठ विशेषता, याद रखेंगे इस बात को। आगे देखो, सिंह शीर्ष सांची, जो सांची का स्तूप है उसके पास सिंह शीर्ष सांची में भी पाया गया था। देखो, एमपी में, मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है सांची। ध्यान से सुनना, एमपी में एक स्थान है सांची। और सांची क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर एक स्तूप पाया गया है, स्तूप। और ये भी स्तूप भी कैसा? मौर्यकालीन स्तूप है। मौर्यकालीन स्तूप मतलब मौर्य काल में बनाया गया था। और मौर्य काल में भी किसने बनाया? अशोक ने, सम्राट अशोक ने। और अशोक ने उस समय इतना सुंदर स्तूप बनवाया था, इतना सुंदर स्तूप बनवाया था कि ये एक स्तूप क्या होते हैं, स्तूप अपन ने पढ़ा भी था कि एक अर्धचंद्राकार ऐसे मिट्टी का टीला सा होता है, अर्धचंद्राकार, ठीक है। और उस टीले पर, उस पर चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होती है, गोराई होती है, जिसमें लोग परिक्रमा देते हैं, मतलब चारों तरफ घूमते हैं जो, तो वो परिक्रमा होती है जिसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, मतलब परिक्रमा लगाना। जैसे अपन मंदिर मंदिर वगैरह में जाते हैं तो मंदिर में परिक्रमा लगाते हैं चारों तरफ, वो प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। तो ऐसे स्तूप के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होती थी। उसके सामने एक मुख्य द्वार भी होता था, उस द्वार में चित्रांकन भी किया हुआ होता था, ठीक है। उस द्वार में जाने आने के लिए जो लहरदार छज्जे बनाए जाते थे, छज्जे वगैरह जो सामने होते हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से स्तूपों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। ये स्तूप कहाँ पाए गए सब ज्यादा? सांची में। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और एमपी के सांची में स्तूप है, स्तूप के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ है। स्तूप मौर्य काल से संबंधित था और स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने, ठीक है। तो ये एक अपने लिए बेस्ट बात थी। तो स्तूप जहां से अपने को एमपी से सांची से स्तूप प्राप्त हुआ, वहीं पे एक सारनाथ का सिंह शीर्ष और मिला है, एक सारनाथ का सिंह शीर्ष और मिला है। लेकिन वो इतनी जर्जर अवस्था में, इतनी टूटी हुई अवस्था में, उसको संभालना मुश्किल था। लेकिन उसके जो सारे अवशेष हैं, जो टूटे हुए अवशेष हैं, वो कहाँ सुरक्षित हैं? सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सारनाथ जो संग्रहालय है उसमें सारनाथ का सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है, सांची से एक और, वो सारे यहाँ सुरक्षित हैं, टुकड़े इसके सारे सुरक्षित हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक स्तूप और पाया गया था जिसको सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, लेकिन वो जर्जर अवस्था में था, टूटी हुई अवस्था में था, इसलिए उसको ज्यादा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। देखो, ये अपना सिंह शीर्ष लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर मैं आपको मोटी मोटी हेडिंग बता देता हूँ। सिंह शीर्ष वाराणसी के निकट सारनाथ से प्राप्त हुआ था। बुद्ध के प्रथम उपदेश की याद में अशोक द्वारा बनवाया गया था। सिंह शीर्ष बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसकी याद में अशोक द्वारा बनवाया गया था। कहाँ? वाराणसी के निकट सारनाथ में, ठीक है। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध से जो परिवर्तित हुए थे, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा जो थी, उससे संबंधित ये स्तंभ बनाया गया था। दक्षिण में दौड़ते हुए बनाया गया है, मतलब जो सिंह शीर्ष में जो ढोल बनाया गया था, एक घुमावदार मेहराब बनाया गया था, उस मेहराब पे 4 पशु आकृतियां बनाए थे, जो वो 4 पशु आकृतियां दक्षिण की तरफ दौड़ती हुई बनाई गई है। सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है आज भी ये, जो सारनाथ का सिंह शीर्ष है वो सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। इसको भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी घोषित किया गया है, राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है। सतह जो सिंह शीर्ष की सतह है उस पर ओपदार पॉलिश की गई है, जिससे कि वो बहुत चिकनी सतह दिखती है, बहुत चमकीली सतह दिखती है। पॉलिश मौर्यकालीन मूर्तिकला की श्रेष्ठ विशेषता मानी जाती है। जो ये ओपदार पॉलिश की गई है, ये मूर्तिकला की सर्वश्रेष्ठ, मूर्तिकला में मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ विशेषता है।
मतलब मौर्य काल में जितने भी मूर्ति स्तंभ बनाए गए हैं उनमें सब में ओबदार पॉलिश की हुई है और यही इसकी सर्वश्रेष्ठ या सबसे बड़ी विशेषता मानी गई है। देखो इसके बाद में जो एमपी में सांची में, एमपी का जो सांची क्षेत्र है उसमें एक स्तूप प्राप्त हुआ है जिसको सांची का स्तूप कहा जाता है। उसी के निकट एक सारनाथ का सिंह शीर्ष और प्राप्त हुआ है, लेकिन वो जर्जर अवस्था में, टूटी हुई अवस्था में। उसके सारे अवशेष आज सारनाथ संग्रहालय जो है, सारनाथ संग्रहालय उसमें रखे हुए हैं। कोई समस्या है क्या यहाँ तक? कोई समस्या है क्या? यक्षिणी की मूर्ति के बारे में पढ़ेंगे अपन। इससे पहले एक बार जानकारी देता हूं मैं आपको। देखो पहले अशोक से समय से पहले भगवान बुद्ध के अवशेष नहीं मिले थे, मतलब भगवान बुद्ध के जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो मूर्तियां नहीं बनती थी। पहले उनके पद चिन्हों को ही पूजा जाता था, उनके चिन्हों को पूजा जाता था। जैसे उसके भगवान बुद्ध के पैर के निशान बना लिए, उसके बाद में उनको पूजा जाने लग गया। और फिर उसके बाद में जैसे भगवान बुद्ध से संबंधित कोई कमल का फूल बना लिया और उसको भगवान बुद्ध मानकर पूजा जाने लगा। जैसे कुछ हाथी, हिरन, ऐसा कुछ बहुत बलशाली पशु होते हैं उनको बना लिया और उनको भगवान बुद्ध के रूप में पूजा जाने लग गया। ऐसे अलग अलग चिन्हों द्वारा भगवान बुद्ध को पूजा जाता था। पहले कोई मूर्ति नहीं थी। लेकिन जो मथुरा क्षेत्र है ये प्राचीन में मूर्ति कला का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर असंख्य संख्या में मूर्तियां प्राप्त हुई है, असंख्य मूर्तियां जिनकी गिनती की जाना मुश्किल है। इतनी मूर्तियां प्राप्त हुई है कहाँ से? मथुरा से, यूपी के मथुरा क्षेत्र से। तो उस समय क्या होता था, उस समय मूर्तियां बनती तो थी लेकिन मूर्तियां किसकी बनती थी? सिर्फ बलशाली व्यक्तियों की, जो बलशाली ताकतवर व्यक्ति होते थे जैसे राजा महाराजा, या फिर कोई दिव्य पुरुष जो शक्तिशाली पुरुष होते थे, या फिर जो भगवान का रूप होते थे, उनको वो बनाते थे। ऐसे ही इनका एक रूपांतरित नाम था जिनको कहा जाता था यक्ष और यक्षिणी। ये होता था पुरुष और ये होता था स्त्री। ठीक है, ये प्रतिमाएं होती थी यक्ष और यक्षिणी की। इनको अपन राजा महाराजा भी कह सकते हैं, राजा महाराजा या राजा रानी। ठीक है, इनको अपन दिव्य पुरुष या दिव्य महिला की संज्ञा भी दे सकते हैं। वे कोई शक्तिशाली पुरुष था या शक्तिशाली महिला थी, या कोई जो अप्सराएं होती थी उनका स्केच बनाया जाता था, उसको यक्षिणी कहते थे। और जो भगवान की सेवा अर्चना किए जाने वाले जो लोग थे, जो पुरुष थे, उनको यक्ष कहा जाता था। तो ये होते हैं यक्ष और यक्षिणी। तो मैंने पहले बताया था कि यक्ष यक्षिणी का नाम बहुत आएगा, तो वो आप अच्छे से याद रखें। तो यक्ष यक्षिणी ये होते हैं, कोई दिव्य पुरुष को या जो शक्तिशाली पुरुष होता है उसको यक्ष या यक्षिणी कहा जाता था। सही है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन इस मूर्ति के बारे में। देखो यह मूर्ति यक्षिणी पटना के दीदारगंज से प्राप्त हुई है। ये मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? पटना, बिहार, दीदारगंज, दीदारगंज से प्राप्त हुई। पटना दीदारगंज से प्राप्त हुई है ये मूर्ति। ठीक है, और इस मूर्ति खास विशेषता क्या है कि अपने एक हाथ में चामर पकड़े हुए है। चामर पकड़े हुए है। अब चामर क्या होता है ये भी समस्या ही है। देखो चामर, चामर क्या होता है? चामर आप लोगों ने सुना होगा कि चामर वह होता है, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े गुरुद्वारा होते हैं उनमें वो एक चामर, एक ऐसा पकड़ा रहते हैं जिसमें बहुत सारे बाल बाल से लगे रहते हैं, बहुत बारीक, और उससे वो ऐसे हवा लगाते रहते हैं, उसको ऐसे करते रहते हैं। देखा होगा आपने, बहुत देखा है नहीं? यस या नो बताओ, देखा होगा? यस सर। हाँ, जो एक वो सेवा करने वाला पुजारी होता है, वो एक जो कपड़े पे रखे रहते हैं उसके ऊपर वो क्या करते रहते हैं, ऐसे हवा डालते रहते हैं उससे। वो चामर होता है जिसके हाथ में पकड़ने का होता है, उसके पास में बहुत सारे बाल से होते हैं। ठीक है, उससे वो ऐसे करता रहता है बड़ा सा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? सब बोलो एक बार। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना। लेकिन वो चामर होता है जिससे उसे पकड़े होते हैं, उसमें आगे की तरफ बाल से लगे रहते हैं खूब सारे, सफेद होते हैं वो, उसके द्वारा उसको ऐसे करते हैं, उसको हिलाते हैं, उसको हवा
वगैरह मारते हैं उसको। उससे कई बार झाड़ा वगैरह भी लगाते हैं। कई मंदिरों में रखा रहता है, जिसमें शादी विवाह है पे भी उसको साथ लेके चलते हैं। वो चामर होता है। ये जो ये यक्षिणी की प्रतिमा है, ये चामर हाथ में पकड़े हुई है। ये इसकी विशेषता है, ये इसकी विशेषता है। ये चामर को पकड़े हुए है। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसे चामर ये हाथ में रख रखी है, इसी कारण इसे चामर ग्राहणी भी कहा जाता है। चामर ग्रहणी भी कहा जाता है। पटना बिहार दीदारगंज से प्राप्त हुई है। चामर पकड़े हुए हाथ में, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और चामर ग्रहणी भी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने चामर हाथ में पकड़े रखा है। ठीक है, यह मूर्ति पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? पटना संग्रहालय। पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। ये भी ध्यान रखेंगे आप कि यह मूर्ति पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके बाद में, यह बलुआ पत्थर से बनी है। जो मोस्ट बात है वही पढ़ रहे हैं अपन। यह मूर्ति बलुआ पत्थर से बनी है। यह मूर्ति बलुआ पत्थर से निर्मित की गई है। दाहिने हाथ में देखो, ये जो चामर पकड़ रखा है इसने, चामर, ये दाहिने हाथ में पकड़ रखा है इसने। ये कई बार पूछ रहे थे कौन से हाथ में? दाहिने हाथ में, चामर दाहिने हाथ में पकड़े है। ठीक है, देखो आगे इसमें क्या है कि यह खड़ी मुद्रा में बनाई गई है। यह खड़ी मुद्रा में बनाई गई है। मुद्रा में बनाई गई है। इस मूर्ति को खड़ी हुई मुद्रा में बनाया गया है। ठीक है, तो ये अपन इसकी जो मोस्ट बात थी वो अपन ने देख ली है कि ये कहाँ बनाई गई है, क्या बनाई गई, कैसे बनाई गई है। देखो, इसका जो भारीपन है, जो मूर्ति का भारीपन है, वो इसके धड़ से पता चलता है। जो शरीर का धड़ है उससे अपने पता चल जाता है कि वास्तव में भारी अवस्था में बनाई गई है। तो यह भी इसकी बात है एक कि यह भारी अवस्था में बनाई गई है, मतलब बहुत भारी भरकम, भारी अवस्था में बनाई गई है। ठीक है, तो ये इसकी बात हुई। इसके बाद में इसकी एक विशेषता और है, सिर के पीछे जो केश हैं, जो बाल हैं, वो एक जूड़े के रूप में बंधे हैं। एक जूड़े के रूप में बंधे हैं, में बंधे हैं। देखो, ये इसकी जो मोस्ट बात थी वो अपन ने लगभग कंप्लीट पढ़ ली है। जो मोस्ट बात थी इसकी वो अपन ने कंप्लीट पढ़ी है। देखो, यक्षिणी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई अपने को? पटना बिहार दीदारगंज से प्राप्त हुई है। पटना से प्राप्त हुई है, जिसमें इसको दीदारगंज की यक्षिणी मूर्ति भी कहा जाता है। यह इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है आपको, यक्षिणी दीदारगंज, यक्षिणी दीदारगंज। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता है, चामर ग्रहणी, चामर ग्रहणी की प्रतिमा। तो कुछ भी पूछे आपको, एक दो तीन, तीनों नामों में से कुछ भी पूछे आपको, यही सब कुछ लिखना है जो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जो अपन पढ़ रहे हैं वो यही सब कुछ लिखना है अपने को, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना अपन। देखो, तो यक्षिणी की मूर्ति है, पटना बिहार दीदारगंज से प्राप्त हुई है, चामर पकड़े हुए है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता। देखो, मूर्ति बनाने में, मूर्ति कलाकार जो होता है उसमें, कलाकृतियों में एक विशेषता उसकी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। एक विशेषता उसकी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कोई एक ऐसी विशेषता होती है जो सर्वश्रेष्ठ होती है। जैसे अपन ने मौर्यकालीन चित्रकला पढ़ी है, मौर्यकालीन कला पढ़ी, उसमें सारनाथ का स्तंभ पढ़ा है। मौर्यकालीन कला में ये आता है, ये याद रखेंगे, ये किस में आता है? मौर्यकालीन में आता है। ये मौर्यकालीन में, तो मौर्यकालीन कला में पढ़ रहे हैं अपन। लेकिन जैसे मौर्यकालीन कला है, इसमें सिंह शीर्ष पढ़ा अपन ने। तो सिंह शीर्ष की जो सबसे बड़ी विशेषता पढ़ी थी, वो सिंह शीर्ष की सबसे बड़ी विशेषता क्या पढ़ी थी अपन ने? कि इसमें औपदार पॉलिश की गई है। ये सबसे बड़ी विशेषता थी इसमें, कि इसमें औपदार पॉलिश की गई है। प्लस इसमें
ओबदार पोलिस के साथ जो भी पशु आकृति, उसके ढोल में पशु आकृति बनाई गई है, वो सारी दक्षिण दिशा में घूमती हुई बनाई गई है, दक्षिण दिशा में ही दौड़ती हुई बनाई गई है। तो ये उसकी विशेषता थी। ऐसे ही हर मूर्ति की एक ना एक कोई खास विशेषता होती है जो अपन पढ़ते हैं, जो प्रसिद्ध विशेषता होती है। ऐसे इसकी भी विशेषता है कि इसकी खास विशेषता क्या है कि चामर पकड़े हुए बनाई गई है, इसको चामर पकड़े हुए दिखाया गया है। देखो, पटना बिहार और दीदारगंज से प्राप्त हुई है, इसको चामर पकड़े हुए है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके अलावा चामर ग्रहणी भी कहा जाता है, इस मूर्ति को चामर ग्रहणी, यक्षिणी दीदारगंज, यक्षिणी की मूर्ति आदि कहा जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। यह मूर्ति आज पटना के संग्रहालय में सुरक्षित है, जिसको पटना संग्रहालय कहा जाता है। कहाँ है ये? बिहार में। तो पटना संग्रहालय में ये मूर्ति आज भी सुरक्षित है। यह मूर्ति बलुआ पत्थर से बनी है, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार बहुत बार पूछा जाता है, बलुआ पत्थर से निर्मित है। जो यक्षिणी की मूर्ति है, ये किस पत्थर से निर्मित है? बलुआ पत्थर से निर्मित की गई है। चामर, जो चामर पकड़े हुए, ये कौन से हाथ में? दाहिने हाथ में पकड़े हुए है। ये चामर जो मूर्ति दिखाई गई है, इसके दाहिने हाथ में क्या दिखाया गया है? चामर पकड़े हुए दिखाया गया है। देखो, यह खड़ी हुई मुद्रा में बनाई गई है, ये भी इसकी बड़ी बात है कि इसको खड़ी हुई मुद्रा में चित्रित, सॉरी, मूर्तन किया गया है, बनाई गई है इसकी मूर्ति। इसके बाद में भारी अवस्था में, इसका भारी भरकम शरीर देख के लगता है कि इसको भारी अवस्था में बनाया गया है, मतलब हृष्ट पुष्ट शरीर मूर्तन किया गया है, हृष्ट पुष्ट शरीर से मूर्ति बनाई गई है। केस एक जोड़े के रूप में बंधे हुए, केस एक जोड़े के रूप में पीछे की तरफ बंधे हुए हैं, या इसको ऐसे कह सकते हैं, यूं कहें कि केस, इसके बाल जो हैं वो सारे एक जोड़े के रूप में पीछे बंधे हैं, ऐसे भी अपन इसको कह सकते हैं। तो ये अपन अपने हो गई यक्षिणी की प्रतिमा। यहां तक अपन ने यक्षिणी की प्रतिमा, यक्षिणी की दीदारगंज, यक्षिणी दीदारगंज या चामर ग्रहणी प्रतिमा जो भी है, इसमें जो भी अपन ने ये टॉपिक्स पढ़े हैं सारे, जो भी ये लाइन पढ़ी है, इसके बाहर अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाता है यक्षिणी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, ठीक है, यक्षिणी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। इसके बाद में पूछा जाएगा चामर पकड़े हुए, इसको नहीं पूछेंगे, पूछेंगे कैसे? यक्षिणी की प्रतिमा कौन से हाथ में चामर पकड़े हुए है? तो आएगा दाहिने हाथ में, तो वो दाहिने हाथ की भी, ये भी अपने को बात याद रखनी है। इसके बाद में कई बार पूछा जाता है कौन सा सवाल कि चामर ग्रहणी कहाँ स्थित है, तो चामर ग्रहणी का भी नाम आ जाता है। तो चामर ग्रहणी कहाँ से प्राप्त हुई? अपने को पटना बिहार से, ठीक है। कौन से संग्रहालय में सुरक्षित है? तो यह है पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। कौन से संग्रहालय में पूछ लेते हैं कई बार में, कौन से संग्रहालय में सुरक्षित है? पटना, तो पटना संग्रहालय में ये मूर्ति सुरक्षित है। इसके अलावा कौन से पत्थर से निर्मित है? ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। कौन से पत्थर से निर्मित की गई है? बलुआ पत्थर से निर्मित की गई है कौन सी मूर्ति? चामर ग्रहणी। इसके अलावा यह खड़ी मुद्रा में बनाई गई है, ये भी आपने को याद रखना है कि कई बार क्या होता है क्वेश्चन ऐसे एक एक टॉपिक वाइज नहीं पूछता, कई बार क्वेश्चन ऐसे 1/2, 1/4 नंबर का नहीं पूछ के और बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो लेंथी क्वेश्चन पूछता है उसको तो अपन पढ़ेंगे ना, तो लेंथी क्वेश्चन अगर पूछ ले तो ये सब अपने को लिखना पड़ेगा उसमें, तो ये सब लिखना पड़ेगा, तो ये सारी डिटेल ही देनी पड़ेगी जो भी अपन ने लिखा है, तो लाइन स्वरूप सारी डिटेल अपने को देनी पड़ेगी, ये अपने को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये खड़ी मुद्रा में बनाई गई है, भारी अवस्था में, इसका शरीर बिल्कुल भारी अवस्था में बनाया गया है। इसको आप देखेंगे मूर्ति को अपने बुक में तो आपको लगेगा कि वास्तव में भारी शरीर में बनाया गया है इसको। इसके अलावा केस एक जोड़े के रूप में बंधे हुए बनाए गए हैं, जो इसके बाल है वो पीछे की तरफ जोड़े के रूप में बंधे हुए बनाए गए हैं। हाँ, अब बोलो कोई दिक्कत हो? जो मौर्यकालीन कला का चैप्टर है ये लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन इसका आगे का चैप्टर है वो भी इससे संबंधित, मौर्य उत्तर, मौर्य के बाद में जो परंपरा चालू हुई, मौर्य काल के बाद में जो चालू हुई थी परंपरा, जैसे अपन बरहुत पढ़ेंगे, सांची का स्तूप पढ़ेंगे इसमें, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे बादामी गुफाएं, बाघ की गुफाएं, अजंता की गुफाएं। जो ये अजंता की ये गुफाएं हैं, जो सांची के स्तूप वगैरह हैं, ये बहुत अच्छी मुद्रा में बनाए गए। आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में कि कहाँ कौन सी गुफाएं बनी हुई है, कौन सा मंदिर श्रृंखला बनी हुई है, ये अपन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कल अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे, आज अपना मौर्यकालीन कला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्य उत्तरकालीन कला अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है।